नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण के विषय में लोगों को उतनी ही जानकारी है जितनी कि हमने पढ़ी है, अपने ग्रंथों में पढ़ी है, लेकिन कुछ जानकारी जो अभी निकल के आ रही है वो ऐसी जानकारी की जिसको सुन करके जिसके रहस्य से पूरी दुनिया हिल गई थी। रावण के भाई कुंभकर्ण का वो दावा जिसने सबको चौंका दिया था। कुंभकर्ण एक बायोमैकेनिकल मशीन था, क्योंकि ये सत्य है और सनातन की कोई भी चीज हवा में नहीं होती, उसका हर चीज का आधार है। ब्राजील में कुंभकर्ण की विशाल लैब लॉन्च की गई। भारत वो धरती जहां के कण कण में इतिहास है, जहां की हर कहानी में गौरव और गहराई है। हमारी सभ्यता ने दुनिया को सुनने दिया, योग सिखाया और विज्ञान का ऐसा राज कायम किया कि दुनिया आज भी हैरान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले की कहानियां सिर्फ भक्ति या मनोरंजन की कहानियां नहीं थी, बल्कि रहस्यों का खजाना थी। वो ये कहानी उस दौर की जब आसमान में हवाई जहाज उड़ते थे, जब जंगल की जड़ें जान बचाती थी और जब इंसानों से ज्यादा ताकतवर जीव इस धरती पर कदम रखते। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये कहानियां रावण काल के उन रहस्यों की जो आज भी वैज्ञानिकों को उलझन में डालते हैं। एक ऐसे पुल के बारे में सोचिए जो बिना किसी मशीन की मदद से समुद्र के ऊपर तैरता हो, समुद्र के ऊपर बना हुआ हो। नासा की सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि ये पुल भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि इतने पुराने जमाने में इसे बनाया किसने था और कैसे। लक्ष्मण को बचाने के लिए भगवान हनुमान हिमालय पर चढ़े थे, क्योंकि वहां एक ऐसी जड़ी बूटी थी। वैज्ञानिक अभी भी उस जड़ी बूटी की तलाश कर रहे हैं। ये वो जड़ी बूटी थी जिसने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। क्या वह कोई दुर्लभ जड़ी बूटी थी या उन्नत जैव प्रौद्योगिकी थी? और आपने वानर सेना की लड़ाई के बारे में तो जरूर सुना होगा। लाखों वानर और भालू राम के लिए लड़ रहे थे। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रजाति थी जो इंसानों से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। क्या वे प्राचीन मानव प्रजातियां थीं, जैसे कि वे निवासी जिनके अवशेष हमें आज भी मिलते हैं? अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। रामायण में मेघनाथ का नाग जिसने राम और लक्ष्मण को बांधा, क्या वह एक रासायनिक हथियार था जो तंत्रिका तंत्र को मारता था, या फिर वो कोई उड़ने वाला विमान था, कोई उड़ने वाला महल जो अपना आकार बदल सकता था? आज की तकनीक में ऐसी चीजें बनाना बहुत ही मुश्किल है, और रावण का ब्रह्मास्त्र इसकी शक्ति पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह परमाणु हथियार जैसा कुछ हो सकता था, क्योंकि इसका वर्णन हिरोशिमा के विस्फोट से मिलता जुलता है। और यह सब सुनकर लोगों के दिमाग चकरा जाता कि इतनी उन्नत टेक्निक उस समय भारत में थी। रामायण में एक ऐसा किरदार है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन हम गलत जानते हैं। वो रावण का भाई था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वो 6 महीने सोता है और 6 महीने तक वो जगता था। क्या वो बस सो रहा था, 6 महीने तक वो सोता ही था, या फिर उसकी कहानी कुछ और थी? क्योंकि अब तमाम रिसर्च के बाद कुंभकर्ण के बारे में जो बातें सामने आई हैं वो आपके होश उड़ा देने वाली हैं। क्योंकि कुंभकर्ण रामायण काल के वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कई बेहतरीन टेक्निक के हथियार, विमान और कई दूसरे प्रोजेक्ट चलाए थे। हम आपको कुंभकर्ण का चौंकाने वाला सच बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाए। क्या कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया कोई रोबोट था? कुंभकर्ण एक बायोमैकेनिकल मशीन था और उसके सोने से चलने वाला मोड़ था। तो दोस्तों, लंका एक ऐसा शहर था जो न केवल अपने सोने के लिए बल्कि अपने विज्ञान और तकनीक के लिए भी मशहूर था। अब जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां उड़ने वाले विमान थे, जहां हथियार इतने खतरनाक थे कि आज की मिसाइलें भी कमजोर हैं। और इसी शहर में एक ऐसा इंसान था जिसे हर कोई आलसी समझता था, लेकिन वो असल में लंका की सबसे बड़ी शक्ति था, कुंभकर्ण। लेकिन क्या वो सिर्फ रावण का भाई था या कुछ और? रामायण में कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का श्राप दिया गया था, लेकिन क्या यह श्राप था या कोई गुप्त मिशन था? कुछ विद्वानों का मानना है कि कुंभकर्ण कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक दिमाग था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को निर्मित किया, कुंभकर्ण को बनाया, जिसका अर्थ है निर्मित। निर्मित मनुष्य के लिए जन्म शब्द है, लेकिन निर्मित से संकेत मिलता है कि कुंभकर्ण एक मशीन था, एक तरह का रोबोट। अब सुनिए, अगर हजारों साल पहले भारत की धरती पर रोबोटिक्स जैसी तकनीक थी तो हम कितने उन्नत थे उस समय।
शोधकर्ताओं को कहना है कि कुंभकर्ण की नींद शायद उसके पावर सेव मोड था, उसका पावर सेविंग मोड था। जिस तरह आजकल की मशीनें बैटरी बचाने के लिए स्लीप मोड में चली जाती हैं, उसी तरह कुंभकर्ण अपनी ऊर्जा बचाता था ताकि जरूरत पड़ने पर वो पूरी तरह से जाग सके। और जब वह जागता तो लंका की धरती कांप उठती। रामायण में लिखा है कि कुंभकर्ण ने युद्ध में वानरों की सेना में कोहराम मचा दिया था। उसका विशाल शरीर, उसकी ताकत, क्या ये सब किसी उन्नत मशीन का काम था? कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कुंभकर्ण शायद रावण के पिता विश्रवा द्वारा बनाई गई बायोमैकेनिकल मशीन थी। विश्रवा खुद एक महान ऋषि थे जो तंत्र मंत्र और विज्ञान में पारंगत थे। शायद वह कुंभकर्ण ने लंका की रक्षा के लिए साइन किया था और उसकी नींद शायद क्रायोजेनिक नींद थी, जैसा कि आज नासा शोध कर रहा है। 2023 में नासा ने क्रायोजेनिक नींद पर एक पेपर प्रकाशित किया था और जिसमें कहा गया था कि भविष्य में मंगल मिशन के लिए यह टेक्निक बहुत जरूरी है। लेकिन यह टेक्निक हजारों साल पहले लंका में मौजूद थी। यह गर्व की बात है कि हमारे पूर्वज इतने प्रतिभाशाली थे। कुंभकर्ण एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बड़ी जानकारी रखता था। अगर कुंभकर्ण इतने महान वैज्ञानिक थे तो उन्होंने बनाया क्या? लंका की चमक के बारे में हम सभी जानते हैं। ये एक शक्तिशाली विमान था जो न केवल उड़ सकता था बल्कि संख्या में भी छोटा था। 2019 में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने दावा किया था कि रावण के पास 24 तरह के विमान थे और लंका में कई एक्सपर्ट भी थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज हम जिस एरोस्पेस टेक्निक की बात कर रहे हैं उसकी जड़ें त्रेता युग में हो सकती हैं और इन विमानों को बनाने, चलाने और इनको अपग्रेड करने में कुंभकर्ण का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। लेकिन सिर्फ विमान ही नहीं, लंका के हथियार भी कमाल के थे। रामायण में जिस ब्रह्मास्त्र का जिक्र है वह इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। और कुछ वैज्ञानिक इसे परमाणु हथियारों से भी जोड़ते हैं क्योंकि इसका वर्णन आज की जो परमाणु विस्फोट हैं उनसे हजारों सूर्य किरणों जैसा है। फिर मेघनाथ का नागपाश जो शायद जैविक हथियार था। 2021 में एक भारतीय शोध पत्रिका ने छापा कि प्राचीन भारत को रासायनिक और जैविक हथियारों का ज्ञान था। तो क्या कुंभकर्ण मास्टरमाइंड था? शायद वो लंका की गुप्त लैब में नए हथियार बना रहा था, जैसे आज इसरो सैटेलाइट बनाता है। और एक बात और, कुंभकर्ण सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि बुद्धिमान भी था। रामायण में लिखा है कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तो कुंभकर्ण ने उसे समझाया था कि ये गलत है। यानी वो सिर्फ मशीन ही नहीं बल्कि तर्क और बुद्धि का जीनियस भी था। शायद वो लंका के वैज्ञानिकों के साथ जो टेक्निक के साथ साथ सही और गलत के हिसाब भी लगाते थे। और उनकी नींद, शोधकर्ता कहते हैं कि वो एक यौगिक ध्यान था जिसमें वो अपने मन को ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ते थे। आज क्वांटम फिजिक्स में जिस चेतना की चर्चा होती है, क्या कुंभकर्ण को उसके बारे में पहले से पता था? सोचिए, अगर ये सच है तो हमारी सभ्यता कितनी महान थी। भारत वो देश है जहां विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ थे और कुंभकर्ण इसका जीता जागता सबूत है। कुंभकर्ण के पास एक लैब थी। 2020 में सैटेलाइट इमेज में कुछ गोलाकार संरचनाएं मिली थी। और अब चलते हैं दुनिया के सैर पर। क्या कुंभकर्ण की कहानी सिर्फ लंका तक ही सीमित थी या कहीं और भी इसका असर था? कुछ शोधकर्ता दावा करते हैं कि प्राचीन भारत की टेक्निक समुद्र तक पहुंच गई थी। ब्राजील के अमेजन के जंगलों में 2020 में सैटेलाइट इमेज से कुछ गोलाकार संरचनाएं मिली थी जिसे जियोग्लिफ्स कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये 2000 साल पुरानी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इनको बनाया किसने था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये शोध केंद्र हो सकते हैं। अब एक मजेदार बात, क्या ये कुंभकर्ण की प्रयोगशाला थी? क्योंकि अगर ये पुष्पक विमान जैसी टेक्निक होती तो उस टाइम अगर थी तो समुद्र पार जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और दोनों में समानताएं हैं, दोनों एक जैसी चीजें हैं। दक्षिण अमेरिका की माया सभ्यता में सूर्य चंद्र पूजा होती थी जो भारत में भी थी। कुछ प्राचीन ऋषियों ने वहां संस्कृत जैसे चेहरे देखे। हालांकि ये दावा विवादास्पद है, लेकिन सोचिए, अगर कुंभकर्ण जैसे वैज्ञानिक दुनिया में एक नया शोध पत्र प्रकाशित किया है कि जिसमें कहा गया है कि प्राचीन भारत का खगोल शास्त्र आज भी प्रासंगिक है, तो क्या कुंभकर्ण भी एक खगोल शास्त्री था जो बाहरी दुनिया की खोज कर रहा था? ये सब सुनकर हमें गर्व होता है कि हम उस सभ्यता के नागरिक हैं, हम उस सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जिसने दुनिया के लिए एक रास्ता बनाया। भारत वो देश है जहां सपने सच हुए, जहां विज्ञान और आस्था ने एक दूसरे का हाथ थामा। तो अगली बार जब भी कोई कहे कि रामायण सिर्फ कहानी है,
तो उन्हें कुंभकर्ण के बारे में जरूर बताइए। उस वैज्ञानिक, उस योद्धा, उस रहस्य के बारे में जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। क्या कुंभकर्ण का पूरा शरीर था? तो सवाल यह है कि कुंभकर्ण का असली रहस्य क्या था? रामायण में विभीषण कहते हैं कि कुंभकर्ण को साधारण प्राणी नहीं बल्कि एक मशीन है। आज हम इसे रोबोट कहते हैं। क्या यह कुंभकर्ण के रूप में त्रेता युग में मौजूद था? वैज्ञानिकों का कहना है कि कुंभकर्ण संभवतः विश्रवा ऋषि द्वारा बनाया गया एक बायोमैकेनिकल सिस्टम था। उसका विशाल शरीर, उसकी ताकत, उसका सोना, सब कुछ एक सुपर कंप्यूटर जैसा था। 2023 के MIT शोध पत्र में कहा गया था कि प्राचीन सभ्यताओं में मशीन एक अवधारणा थी। तो क्या लंका उसका केंद्र थी? कुंभकर्ण की नींद शायद उसका रिचार्ज का समय था। रामायण में लिखा है कि उसे जगाने के लिए हजारों सैनिकों, हाथियों और ढोलों की जरूरत थी। ढोल जो होते हैं उनकी जरूरत थी। क्या यह मशीन शुरू करने की प्रक्रिया थी? उसने अकेले हजारों वानरों को कुचल दिया, लेकिन राम ने उसे हरा दिया क्योंकि वह जानता था कि हर मशीन की कमजोरी होती है। शायद कुंभकर्ण की शक्ति का स्रोत उसके दिल में था, जिसे राम ने निशाना बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि कुंभकर्ण के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। वह न केवल युद्ध लड़ता था बल्कि रणनीति भी बनाता था। रामायण में उसने युद्ध से पहले रावण को सलाह दी थी, जो मशीन से ज्यादा मानवीय लगती है। 2024 में भारत के DRDO ने शक्ति नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है। क्या यह नाम संयोग है या हमारी जड़ों से जुड़ा है? कुंभकर्ण हमें सिखाता है कि भारत का विज्ञान हमेशा दुनिया से आगे रहा है। आज हम चांद पर जा चुके हैं और मंगल पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, भारत वो देश है जहां विज्ञान और संस्कृति ने एक दूसरे को गले से लगाया। रामायण सिर्फ धर्म की किताब नहीं है बल्कि वैज्ञानिक खजाना है। और कुंभकर्ण का किरदार हमें जिज्ञासु बनाता है, सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। क्या वह रोबोट था? क्या वो एक वैज्ञानिक था? या दोनों? जवाब जो भी हो, एक बात तो पक्की है, हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसी विरासत दी है जो दुनिया की में बेमिसाल है। 2025 में भारत ने इसरो के माध्यम से गगनयान मिशन लॉन्च किया, जो हमें अंतरिक्ष में और उसके आगे ले गया। ये वही जुनून है जो कुंभकर्ण में था कि खोज करो, निर्माण करो और दुनिया को दिखाओ कि हम किसी से कम नहीं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अपने कमेंट जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।